तो सीक्वेंशियल हम लोगों ने किए थे कुछ क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ रिएक्शंस इन सक्सेशन, और आज की क्लास में हम लोग इस पर भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हमको कुछ और चीजें भी पढ़नी है। तो विल मिक्स द टॉपिक्स ऑफ रिएक्शंस इन सक्सेशन एंड परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड, इन चीजों को अपन मिक्स करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट चीज जो अपने को पढ़नी है वो है परसेंटेज प्योरिटी। टेस्ट में आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। सीक्वेंशियल पे अपन वापस आएंगे, but let's start with percentage purity right now, and then we'll use these concepts in a mixed manner. All right, चलो बच्चों, तो टेस्ट की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अभी तो सब कुछ फाइनलाइज नहीं है, बट हाँ मोल कॉन्सेप्ट पूरा आएगा। तो जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशंस। उसमें इन सच प्रॉब्लम्स ये पूरा लिख लो, फिर एक एग्जाम्पल लिखो, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। लिखो जल्दी, ठीक है। ट्राई दिस, आपकी हेल्प के लिए कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, कोशिश करके देखो आंसर आता है तो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। ट्राई इट आउट। कुछ लोगों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। We'll see what the answers are. तो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ ये पता करना है कि कितना प्योर कंपाउंड था। छायन 1% तो नहीं आना चाहिए। डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बच्चों? शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग? नहीं? करो करो, अच्छा कर लो कर लो कर लो। आई एम वेटिंग वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट, करो। नहीं आदित्य बेटा, गलत है आंसर आपका। तो कुछ लोगों के आंसर मेरे को ठीक दिख रहे हैं। अमन, आयुष, अभी तक इन लोगों के आंसर ठीक लग रहे हैं मेरे को। पुष्कर का आंसर ठीक है। श्रेया बेटा, आई थिंक एग्जैक्ट आ जाएगा, डेसिमल में शायद नहीं आएगा। विभव 25% इम्प्योरिटी? नहीं, 25 नहीं है बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। देखो इसमें समझने वाली बात क्या है सबसे पहले तो बच्चों, अभी तक जब तक हमने परसेंटेज प्योरिटी नहीं पढ़ा था तो आप क्या करते थे, इसको ध्यान से सुनो, है ना। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जब तक आपने 1% प्योरिटी नहीं पढ़ा था तो क्या होता था, 1.25 ग्राम सैंपल होता था चौक का, है ना। यानी कि 1.25 ग्राम आप CaCO3 लेते थे और इससे आप बताते थे कि CO कितना बनेगा और
CO2 कितना बनेगा, यही करते थे अपन मोल मोल एनालिसिस में। अब लेकिन क्या हुआ कि अब उसने बोला कि 1.25 ग्राम CaCO3 नहीं है, उसने बोला कि एक सैंपल है CaCO3 का और इसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी, यानी कि अब ये पूरा का पूरा वजन मैं CaCO3 का मान नहीं सकता। अगर ये बोलता कि 1.25 ग्राम CaCO3 है तो मैं कह देता कि ये 1.25 ग्राम पूरा CaCO3, इसके मोल्स निकालो और उससे Ca और CO2 निकाल लो। बट क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि 1.25 ग्राम सैंपल है और इस सैंपल को हीट करने पे इतना CO2 बन रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ CO2। तो अब यहाँ प्योर अमाउंट किसका पता चला आपको, CO2 का, है ना। अब CO2 का अमाउंट पता है और आपको ये पता करना है कि CaCO3 कितना था, उसमें परसेंटेज प्योरिटी कितनी थी। तो आप उसका उल्टा करोगे, आप क्या करोगे, आपको इसका अमाउंट पता है तो आप पता करोगे कि CaCO3 ने कितना रिएक्ट किया, हाउ मच CaCO3 डिड रिएक्ट यूजिंग मोल मोल एनालिसिस या मास मास एनालिसिस। ये बात समझ आती है। तो इससे अपने को ये मिलेगा कि अगर CO2 इतना बन रहा है तो एक्चुअली CaCO3 कितना था ये पता चल गया, तो प्योर CaCO3 पता चल गया और सैंपल का वजन यहाँ दे रखा है, दिस इज द मास ऑफ सैंपल। तो परसेंटेज कैसे आएगा, प्योर CaCO3 अपॉन सैंपल इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज प्योरिटी। ये बात समझ में आती है बच्चों, है ना। मार्केट से अपन चीज लाते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना 99% प्योर, 99.9% प्योर, 100% प्योर। तो परसेंटेज प्योरिटी इस तरीके से काम करेगी। तो इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं अपन जल्दी से। देखो क्या किया अपन ने कि अपने को रिलेशन पता चल गई, क्या पता चली कि 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बनता है, यानी कि 100 ग्राम से 44 ग्राम बनेगा। तो हमने मास मास एनालिसिस यूज कर लिया। कैसे यूज किया मास मास एनालिसिस, 44 ग्राम CO2 से 100 ग्राम CaCO3 बनता है, इसीलिए 0.44 ग्राम से कितना बनना चाहिए। अगर 44 से 100 बन रहा है तो 0.44 मतलब 44 अगर 100 से बन रहा है, 44 अगर 100 से बन रहा है तो 0.44 कितने से बनना चाहिए, कितने ग्राम से बनना चाहिए, 1 ग्राम से, है ना। शुड फॉर्म फ्रॉम 1 ग्राम CaCO3। तो ये CaCO3 1 ग्राम हो गया। सैंपल का मास कितना दे रखा था, सैंपल का मास कितना दे रखा था 1.25। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी, 1 अपॉन 1.25 इंटू 100, योर आंसर विल बी 80%। समझ में आई बात सबको। पक्का। चलो अपन और एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप के। इसमें अब प्योरिटी पूछी थी, अगर प्योरिटी दी हो तो क्या होगा। गीत कह रहा है नो सर, गीत मतलब एक ही जवाब बताएगा नो सर। क्लास में है तो भी क्लास में आ गए हैं तब भी तूने नो बोला था, अभी भी तूने नो बोला। चल कोई बात नहीं, भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत कर। अर्नब से CaCO3 विल ओनली टेक पार्ट, बेटा रिएक्शन ही CaCO3 की है, ठीक है। परसेंटेज में कुछ नहीं करना, परसेंटेज निकालने के लिए कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। बचपन में परसेंटेज सिखाया था कि नहीं सिखाया था, 9th 10th में 8th में परसेंटेज कैसे आता है, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज प्योरिटी। भाई तुम मार्केट से मान लो कुछ खरीद के लाते हो, है ना। मान लो तुम मार्केट से चावल खरीद के लाते हो, तुम 1 किलो चावल खरीद के लाए और देखा कि उसमें कचरा है, चावल क्लीन नहीं है, तो तुमने उस चावलों को क्लीन कराया, क्लीन करा के चावल में से कचरा हटा दिया। अब चावल का तुमने फिर वजन निकाला तो चावल बचे 900 ग्राम कचरा हटाने के बाद। तो कितने परसेंट प्योर चावल दिए थे सामने वाले ने, तुमको बताना जरा। 90%। अब इसमें कुछ फॉर्मूला की जरूरत है क्या तुमको, मतलब दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है डायरेक्टली कि भाई प्योर कितना था,
अपॉन सैंपल कितना था इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। गीत बेटा ऐसा है कि अब ना मैं तुमको क्लास के बाहर कर दूंगा, तुमको इसलिए समझ में नहीं आता ना, चावल तो ऑलरेडी क्लीन आते हैं। तो अगर तुम्हें नहीं समझना है तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ, तुम चले जाओ, इफ यू टोटली डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एट ऑल। हाँ सोचल बेटा बिल्कुल सही बात है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे ना इन क्वेश्चंस पे तो हो जाएंगे, इसमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट मोल कॉन्सेप्ट को कॉमन सेंस ढंग से यूज करना आ जाए तो सब हो जाता है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं, लिखो बच्चों, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। लिखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP। Calculate the volume of CO2 formed at STP from a 50% pure CaCO3 sample. A 50% pure CaCO3 sample. हाँ अक्षत विद्या, यूनिटरी मेथड से सही में ये चैप्टर आसान पड़ता है। बताओ। अरे CaCO3 का मास तो बता दूं तुमको, आंसर बता रहे। कोई ने पूछा ही नहीं मुझसे कि सर वजन तो बताओ। हाँ देखो इधर, फ्रॉम 50% प्योर CaCO3 सैंपल कितना मास है ये तो देख लो, विच वेज 200 ग्राम्स। ठीक है, विच वेज 200 ग्राम्स। अब बताओ। पार्थ, आंसर को टेस्ट सिलेबस में बताने से टेस्ट सिलेबस नहीं पता चल जाएगा। चलो काफी लोगों का सही आंसर आ गया है। अमन, पुष्कर, श्रेयस, नैतिक, आयुष, श्रेया, पार्वती, अनामिका, पार्थ, आसिम, अच्छी, गुड, वेरी गुड। चलो तो करेंट डिस्कस बच्चों, इसको आंसर 44.8 नहीं आएगा बच्चों, आंसर आएगा 22.4। ओके, कैसे आएगा चलो इसको देखते हैं। देखो इधर ध्यान से, आपको कितना CO2 निकला है ये बताना है, और CaCO3 के सैंपल का वजन दे रखा है 200 ग्राम। तो आपको रिएक्शन लिखना आती है कि CaCO3 gives you CO and CO2, इतना अपने को पता है। और इसमें अगर इसके मोल्स पता हो अपने को, मोल्स ऑफ CaCO3 अगर पता हो, तो क्या हम इससे CO2 के मोल्स बता सकते हैं? और एक बार मोल्स आ गए तो वॉल्यूम आ जाएगी ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अपने को CaCO3 के मोल्स पता करने हैं। तो सबसे पहले तो गिवन लिखा करो बच्चों, गिवन सैंपल दे रखा है आपको 200 ग्राम का, विच इज 50% प्योर CaCO3। तो फॉर्मूला लगाए बिना बता सकते हो क्या कि CaCO3 का मास कितना आएगा? 200 ग्राम सैंपल है, 50% प्योर है CaCO3, तो उसमें CaCO3 कितना आएगा? 100 ग्राम। ठीक है, दिस शुड कम आउट टू बी 100 ग्राम्स। ये बेटा क्लियरली लॉजिक से समझ में आना चाहिए कि बाजार से कोई सामान लाए 50% प्योर है तो आधा ही सामान सही है, बाकी तो कचरा है।
तो 200 ग्राम में 50% CaCO3, बाकी 50% तो क्या है, इम्प्योरिटी है। समझ में आती है सबको बात? हाँ, अब बस CaCO3 का मास आ गया, तो इसके बाद तो पुराना सवाल हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा पुराना सवाल हो गया ये कि चीज का मास दे रखा है और सामने वाले की वॉल्यूम पूछ ली है। तो CaCO3 के मोल्स जो हैं वो हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास, तो 1 मोल आ गए। और यूनिटरी मेथड लगा दो, मास मास एनालिसिस लगा दो, मास वॉल्यूम एनालिसिस लगा दो, कुछ भी लगा दो, सबसे आंसर सेम आएगा। तो मैं यूनिटरी लगा रहा हूँ कि 1 CaCO3 से, या 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बनता है। ये दिख रहा है, 1 CaCO3 से 1 CO2 बनता है, तो मैंने लिख दिया उसको 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बन रहा है। अब मोल अगर CO2 के, तो वॉल्यूम कितनी आएगी, देयरफॉर वॉल्यूम बेटा कितनी होती थी STP पे, मोल्स इनटू 22.4, so that is 1 into 22.4 which gives you 22.4 liters। सही है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, मुश्किल भी नहीं है। जिसका आंसर नहीं आता फटाफट से नोट कर लो बच्चों, और प्रॉपरली नोट करना ना, नोट दिस डाउन प्रॉपरली। गुड जी। रूपांशु कह रहा है सर जैसे लेस की चीज में 50% एयर आती है, हाँ कह सकते हैं, हालांकि वो वजन लिख देते हैं पूरा पूरा, बट ठीक है। पीयूष आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, उसको अपन गैसेस स्टेट में यूज करेंगे। चलो एक और सवाल लिखो बच्चों, लेट्स सी। हाँ प्रथम, आई कैन रीड योर चैट। लिखो क्वेश्चन फटाफट, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, फिर अपन अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। लिखो, इफ a sample of 50 grams NaOH, if a sample of 50 grams NaOH requires 1 mole of HCl for complete neutralization, then find the percentage purity of NaOH sample। क्या बात है, 2 लोगों के आंसर भी आ गए, मतलब कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है, बट बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। करो बच्चों, रिएक्शन तो लिख लोगे ना, NaOH HCl की रिएक्शन तो सबको लिखनी आती है। गुड, क्योंकि रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अमन आपका आंसर गलत है, उसके पहले जितने लोगों ने दिया है सबका आंसर सही है। आसिम, पुष्कर, सुजल, आयुष, श्रेया। गीत 100% नहीं आएगा बेटा। अर्नव इज करेक्ट, आदित्य इज करेक्ट, यशस्वी इज करेक्ट, नैतिक, अमन, गिरिजा, पार्थ, शशांक सब सही हैं। गर्व देखो तुमने परसेंटेज प्योरिटी निकाली कि इम्प्योरिटी? हाँ बेटा, 2 श्रेया हैं अपने बैच में, देयर आर 2 श्रेयास, श्रेया दुबे का आंसर आ गया था। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। गर्व इज करेक्ट, वैभव इज करेक्ट, प्रथम तो आ गया था पहले ही।
दिव्यांशु कुछ गड़बड़ की है तुमने। उत्कर्ष 20% तुमने प्योरिटी निकाली है कि इम्प्योरिटी निकाली है? दानिश का सही है, अमन का ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर निकाले ना, जलज, कौस्तुभी, शांत, अंबिका, मनन। गुड 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 बच्चों। देखो चलो इसको भी डिस्कस करते हैं अपन लोग। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन एज वेल। पॉइंट ये है कि अब NaOH का मास आपको डायरेक्टली नहीं पता है। सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन है NaOH प्लस HCl गिविंग यू NaCl प्लस H2। ये रिएक्शन है। और गिवन क्या है अपने को? यहाँ पे गिवन क्या है? HCl के मोल, ये तो पता करने हैं अपने को। ये बात समझ आती है? HCl के मोल गिवन है और NaOH को पता करना है। अब साइड में आपको दिया है मास ऑफ सैंपल, वो दे रखा है कितना? 50 ग्राम्स। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि मोल्स ऑफ HCl से किसके मोल निकालने पड़ेंगे? NaOH के। कि एक मोल HCl अगर अगर रिएक्ट कर रहा है तो NaOH के कितने मोल्स लगेंगे? तो कितने मोल्स लगेंगे बच्चों? एक मोल, है ना? ये तो सबको क्लियर है। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर 1 मोल HCl you require 1 मोल NaOH। एक मोल HCl के लिए 1 मोल NaOH लगता है। तो 1 मोल NaOH का मास कितना होगा? मास ऑफ NaOH कितना है बच्चों? 40 ग्राम, है ना? मोलर मास जो है NaOH का 40 ग्राम आता है। 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 40 ग्राम्स मास ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH 40 आ गया। मास ऑफ सैंपल दे रखा था। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। परसेंटेज प्योरिटी इज NaOH का मास अपॉन सैंपल का मास इंटू 100। 40/50 इंटू 100 कितना आता है ये? 80%। राइट? अब तो समझ में आ गया सबको जिन जिन का आंसर नहीं आया था? चलो लिख लो जल्दी से। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ सिंपल सा, उसके बाद अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लो। उत्कर्ष पूछ रहा है व्हेन विल मोल कॉन्सेप्ट एंड? नेवर बेटा, चलता रहेगा ये तो मतलब 2 साल। टॉपिक्स तो ज्यादा नहीं बचे हैं, मतलब वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। बेसिक्स वगैरह जो है वो सारे कंप्लीट है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, है ना? तो बेसिकली परसेंटेज यील्ड एक चीज है जो इसके बाद बची है। बाकी तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो 1-2 लेक्चर बाद स्टार्ट हो जाएगा, है ना? चलो यूडियोमेट्री अपन नहीं पढ़ेंगे बच्चों। यूडियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट में मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे समझ में नहीं आती किसी को भी। बताने को बता तो दो बट नो वन अंडरस्टैंड्स। गैसियस स्टेट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम यूडियोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया सबने? ओके चलो, तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ एंड देन वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट हेडिंग। लिखो क्वेश्चन, लिखो। On dissolving 100 grams of H2SO4 sample,
on dissolving 100 grams H2SO4 sample in water, comma, molarity of, एक सेकेंड, इन वाटर, और तुम्हें वॉल्यूम तो दे दूं मैं, नहीं तो तुम्हारी सोल्विंग कैसे होगी। इन वाटर 100 gram H2SO4 sample in water to make 1 liter of solution. To make 1 liter of solution, the molarity observed of H2SO4 is, the molarity observed of H2SO4 is 0.5 molar. 0.5 molar. Then find the percentage purity of H2SO4 sample. गुड वैभव, वासिम, कल कुछ गड़बड़ है तुम्हारे आंसर में, देखो। अर्नव सही है, यशस्वी गलत है, रूपांशु सही है। Then find the percentage purity of H2SO4 sample. स्पर्श गड़बड़ है, पर्व गलत है, अनामिका सही है, पार्वती इज करेक्ट, पुष्कर गलत है, छायन गलत है बेटा आंसर, आदित्य गड़बड़ है, अमन इज करेक्ट, राजश्री गलत है बेटा, पार्थ गलत है, पुष्कर इज राइट, नैतिक, वेदांत, उत्कर्ष सही है, दिव्यांश सही है, यश इज करेक्ट। सल्फर का मास बता दूं? सल्फर का मास 16s32 होता है बेटा सल्फर। अब तो याद कर लो। काफी लोगों ने, दिव्यांशु तो मतलब तुक्का लगा रहा सर, 2 बार 80% आया था, इस बार भी 80% लगा देता हूँ, क्यों? अच्छा, मतलब आपके रिस्पॉन्सेज देख के लग रहा है कि लगभग सबने अटेम्प्ट तो कर लिया है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। मैं समझाना शुरू करता हूँ। करें डिस्कस बेटा? अच्छा देखो, एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, परसेंटेज प्योरिटी H2SO4 की। तो आपको गिवन सैंपल का मास तो है कि 100 ग्राम है, तो अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है कि H2SO4 प्योर कितना है। ये हमेशा याद रखो कि प्योर क्या है, ये आपको पता करना होगा। तो H2SO4 प्योर कहाँ से पता चलेगा? इस डेटा से, है ना। 1 लीटर H2SO4 0.5 मोलर है, तो उसमें H2SO4 के मोल्स निकाल सकते हो, मोलारिटी और वॉल्यूम पता हो तो मोल्स निकाल सकते हो, याद है? सिखाया था बहुत पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों? क्या होता था? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। वेरी गुड, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वेरी गुड। सिंस moles is equals to molarity into volume, therefore moles of H2SO4 is equals to, molarity कितनी है सवाल में देखो, 0.5, 0.5 इंटू वॉल्यूम लीटर में कितनी है, 1 लीटर, 1 लीटर। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आए, 0.5 मोल्स। तो मास ऑफ H2SO4 कितना आएगा?
कितना आएगा मोल्स इनटू मोलर मास? गुड, 0.5 into 98 which is 49 grams. अब तो काम आसान हो गया, 100 ग्राम सैंपल था, 49 ग्राम H2SO4 है, तो परसेंटेज प्योरिटी is mass of H2SO4 upon mass of sample into 100, 49%. आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चंस तो बच्चों आसान ही होंगे, चीजें कभी टफ होती भी हैं तो जो कुछ आपने बेसिक्स पढ़े हैं वो 4 बेसिक्स को जोड़ के एक सवाल बना देते हैं। जैसे ये सवाल आपको आज आसान लग रहा है ना, मोलारिटी के वक्त ये सवाल थोड़े से मुश्किल हुआ करते थे जब कुछ मिक्स हो जाता था मोलारिटी में। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, क्वेश्चंस को रिपीट करते जाओगे, आपके लिए चैप्टर आसान होता जाएगा। देयर इज नथिंग व्हिच इज टू टफ। बस किसी को 2 बार रिपीट करना पड़ता है, किसी को 4 बार। तो अपने को जितनी बार रिपीट करना पड़े करो, रिपीटिशन विल मेक यू एक्सपर्ट। ओके, दिव्यांश बेटा मॉड्यूल के भी होने लगेंगे ना, यू विल हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। मॉड्यूल के क्वेश्चंस कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हैं। चलो लिख लिया सब लोगों ने, अगले टॉपिक पे आगे बढ़े। परसेंटेज प्योरिटी इज दिस। नेक्स्ट सवाल, थोड़ा टफ, इसको करो, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा हिंट दे रखा है। ओके, ध्रुव कौन सा मॉड्यूल का मैसेज नहीं आया? चलो बच्चों करो सवाल। ध्रुव बेटा तुम्हें सेंटर पे जाके लेना है, तो सचिन 4 या सचिन 1 इंदौर में सुबह 8 से 12 और 2 से 6 के बीच में जाके ले सकते हो। संडे को मत जाना, सुबह 8 से 12 और तो शाम को 2 से 6 के बीच में। ठीक है, साथ में आपको आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा और फी रिसिप्ट लेके जानी पड़ेगी। यू हैव टू टेक योर फी रिसिप्ट एंड आईडी प्रूफ। सचिन 1 एंड सचिन 4। जो लोग इंदौर के बाहर हैं वो जब भी इंदौर आएंगे तब उनको मिल जाएगा, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ हरी। अभी क्वेश्चन करो जल्दी से, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। चलो आंसर बता दूं, कितना आएगा आंसर? 30 ग्राम। गुड श्रेया दुबे, आसिम गुड। चलो आंसर तो आ गया, कैसे आएगा देखो। आयुष का आ गया, दिव्यांशु, पुष्कर। तो इस बार आपसे सैंपल का वजन पूछा था ना, आपसे पूछा था कि सैंपल कितना चाहिए, राइट? तो रिएक्शन आपको दी हुई थी, रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है कि 240 ग्राम NaOH से कितना आता है? 3 into 71 बच्चों, 213 ग्राम। गुड। तो 240 ग्राम NaOH से 213 ग्राम Cl2 रिएक्ट करता है, या उल्टा कह सकते हैं कि 213 ग्राम से 240 ग्राम NaOH रिएक्ट कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिख दिया अपन ने, देखो
कि 213 ग्राम, दिस इज 213 ग्राम्स, 213 ग्राम्स से NaOH कितना रिएक्ट करेगा, दिस विल बी 240 ग्राम्स। तो अगर 213 से 240 है तो 21.3 से कितना करेगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, 24, वेरी गुड, देयरफॉर 21.3 ग्राम Cl2 विल रिएक्ट विथ 24 ग्राम प्योर NaOH। ये बात तो सबको समझ में आती है ना, बहुत सीधी सीधी सी बात है। अब सवाल में क्या है, प्योर NaOH पता है, परसेंटेज प्योरिटी पता है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, प्योर अपॉन मास इनटू 100 इज इक्वल टू प्योरिटी। इसको रीअरेंज कर दो, तो मास इज इक्वल्स टू 24/80 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 30। ये बात समझ में आती है सबको? तो बस इनने यही किया है, दैट इज व्हाट दे डिड एंड यू गॉट द आंसर 30 ग्राम्स। तो बच्चों जो जो क्वेश्चंस आपसे क्लास में पहली बार में नहीं होते हैं, उन क्वेश्चंस को दोबारा से घर पे ट्राई किया करो, ओके? ट्राई दोस क्वेश्चंस एट योर होम अगेन व्हेनेवर यू गेट टाइम। और 2 साल की प्रिपरेशन में यही याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं हो रहा है उसको दूसरी तीसरी बार करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक वो क्वेश्चन आपसे कुछ दिनों बाद पहली बार ट्राई करने में ना होने लगे। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको प्रिपरेशन यही करनी है। 10 बुक्स आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, कोई एक बुक ऐसे कर लो कि उसका कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो वो आप पहली बार में करके बता सको। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आपको उस सब्जेक्ट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। Manan beta, I don't have the complete notes with me. I'll try and share, okay? Next heading, percentage yield determination. लिखो बच्चों जल्दी से। Next heading, percentage yield determination. इसको भी अपन कुछ क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे। लिखो। बच्चों एक बार लिखा हो जाए तो बता देना, once you have done writing तो let me know। फिर अपन इसको एक एग्जांपल से समझना शुरू करेंगे कि परसेंटेज यील्ड कैसे यूज करना है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर नोट्स मिसिंग है। तो बच्चों मैंने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दिए हैं और जो भी चैनल पे लेक्चर्स डाले हैं मैंने सब में टॉपिक्स भी नोट कर दिए हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है टॉपिक्स के लिए। आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। यू कैन गो टू दोज वीडियोस, चेक द डिस्क्रिप्शन और जो भी पार्ट आपको मिसिंग है आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो बड़ी आसानी से, ओके? चलो लिख लिए सबने? करें सवाल? अरे बचाए, जल्दी करो जल्दी करो। करो करो जल्दी करो, मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ।
नहीं आते तो गेलो-सिक्स लॉ यहाँ नहीं पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट में ही पढ़ेंगे। हाँ अक्षत। चलो लिख लिया सबने, तो अब मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। यूडियोमेट्री अपन गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे बच्चों। विल स्टडी यूडियोमेट्री इन गैसियस स्टेट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग अ क्वेश्चन, और उसमें हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल अमाउंट क्या है, थ्योरेटिकल अमाउंट क्या है। फ्लक्सेस लॉज कब पढ़ेंगे? कौन से वाले लॉज बेटा? गैसियस स्टेट के लॉज, या तुम वो बोल रहे हो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वगैरह वगैरह? यार वो काम के तो ज्यादा होते नहीं है, पढ़ना है तो फिर मैं बता दूंगा कभी, बट बहुत ज्यादा काम के होते नहीं है अब, क्योंकि दोज वर यूज्ड व्हेन मोल कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर। तो एनसीईआरटी में अच्छे से समझा रखा है, आप रीड कर सकते हो, इट्स नॉट। हाँ मतलब काफी अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू समझाया हुआ है। दो तीन लॉज हैं, तो यू कैन रीड देम। अगर दिक्कत लगेगी तो देखेंगे, बट मुझे लगता है कि ज्यादा यूज नहीं है, तो मे बी नॉट रिक्वायर्ड। चलो तो अपन अभी इसको समझते हैं फटाफट से कि परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल अमाउंट क्या है, एक्चुअल अमाउंट क्या है, उसको उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो बच्चों पहले, उसकी मदद से हम लोग करेंगे इसको। लिखो क्वेश्चन। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन। Ammonia is produced in accordance with the equation। तुमको इक्वेशन दे रखी है, N2 gas plus 3H2 gas giving you 2NH3 gaseous। N2 gaseous plus 3H2 gaseous giving you 2NH3 gaseous। In a particular experiment, comma, 0.25 moles of NH3 is formed 0.25 moles of NH3 is formed when 0.5 moles of N2 is reacted with 0.5 moles of H2. What is the percentage yield of the reaction? ये तुम्हें बताना है। नहीं आयुष बेटा, गलत है आंसर आपका। अमन का भी गलत है। नहीं नहीं, गैसेस के लिए नहीं, सबके लिए अप्लाई होता है। क्या बात कर रहे हो, सबका 25% आ रहा है क्या? लेट मी सी व्हाट शुड बी द आंसर। मेरे ख्याल से कुछ और आना चाहिए।
गलत है सबका, एक ही सही आंसर आया अभी तक शायद मेरे पास। तनिष्का का ठीक लग रहा है, पुष्कर का ठीक है, तनिष्का आपने शायद डेसिमल में लिया है, डेसिमल में मतलब आसिम का ठीक है। और किसका आंसर सही है? नैतिक का ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, लेट मी एक्सप्लेन वन क्वेश्चन, उसके बाद बाकी लोगों का भी शायद सही आ जाएगा। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब भी समझा देता हूँ। आयुष ठीक है बेटा आंसर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ बच्चों, स्टॉप फॉर अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन दिस बिकॉज आई वांटेड टू टेक दिस क्वेश्चन एज एन एग्जांपल। इट्स गुड दैट कुछ लोग कर पाए हैं, बाकी लोग भी मेरे ख्याल से काफी हद तक सही कर लिए होंगे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक उन्होंने की होगी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस इज। ईशान बेटा 100% से ज्यादा यील्ड कैसे आ सकता है? जितना बन सकता था उससे ज्यादा नहीं बन पाएगा। ओके, नाउ लिसन एवरीवन, ध्यान से सुन लो इधर सब लोग, स्टॉप राइटिंग एनीथिंग और रिप्लाइंग टू मी। देखो, हमको एक रिएक्शन दी है और उसमें रिएक्टेंट्स के मोल दिए हुए हैं, 0.5 मोल N2 और 0.5 मोल H2। तो पहले तो जो हम करते थे वही करेंगे। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे N2 प्लस 3H2 गिविंग यू 2NH3, और इसमें लिखेंगे हम मोल्स। मोल्स हमको दे रखे हैं 0.5 और 0.5, है ना। और इससे कितना NH3 बन सकता है ये हमको पता करना है, ठीक है। ये हमको पता करना है कितना बन रहा है, ये तो दे रखा है, दिस इज गिवन कि इतना बन रहा है, इतना बन गया है, बट बन सकता कितना है, थियोरेटिकल यील्ड यहाँ पे हमको निकालनी है। थियोरेटिकल यील्ड का मतलब है जो कुछ हम अभी तक निकालते थे ना, जो कुछ हमने मोल मोल एनालिसिस से निकाला, जो कुछ हमने पीओएसी से निकाला, उस सबको थियोरेटिकल यील्ड कहते हैं कि इतना बनना चाहिए था। स्टॉप सेंडिंग मी रिप्लाईज, ओके। इतना बनना चाहिए था उसको थियोरेटिकल यील्ड कहते हैं। जितना बन गया है वो हमको दे रखा है। तो अभी तक जो कुछ हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा है, हमने थियोरेटिकल यील्ड निकालना सीखा है, एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब अगर किसी ने मेरे को रिप्लाई भेजा तो मैं उसको क्लास से बाहर कर दूंगा राइट नाउ। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ओके। ध्यान से सुनो, थियोरेटिकल यील्ड क्या है और एक्चुअल यील्ड क्या है। तो हमने अभी तक मोल मोल एनालिसिस, मास मास एनालिसिस, पीओएसी, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब करके जो कुछ निकाला था सब थियोरेटिकल यील्ड निकाला था कि इतना दिया है तो इतना बनना चाहिए। ये हमने निकाला था कि इतना बनना चाहिए, लेकिन कितना बन रहा है एक्सपेरिमेंटली वो हमको दिया हुआ है यहाँ पे 0.25 मोल। तो जो बन गया है या एक्सपेरिमेंट में आया है वो एक्चुअल यील्ड है। थियोरेटिकली कितना बनना चाहिए था वो थियोरेटिकल यील्ड है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अब मेरे को ये बताओ कि क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यू कैन रिप्लाई नाउ, विल देयर बी अ लिमिटिंग रिएजेंट? हाँ, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? H2, है ना। ये आपको देखना पड़ेगा। देखो, मोल्स का रेशियो 1:1 है और स्टोइशियोमेट्री का रेशियो 1:3 है। सिखाया था आपको कि जब ये स्टोइशियोमेट्री का रेशियो मोल्स का रेशियो सेम नहीं हो तो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा ही आएगा। तो हम एल आर रेशियो निकाल लेते हैं। एल आर रेशियो इज मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो छोटा होता है वो हमारा क्या हो जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। याद है? वेरी गुड। तो अब बस अपन निकाल लेते हैं कि इससे इसके मोल्स कितने बनने चाहिए। Therefore, moles of H2 reacted upon 3 is equal to moles of NH3 formed upon 2। यहाँ मोल्स ला के रख दो, ये 0.5 जो है H2 के मोल्स हैं, तो यू हैव 0.5/3 is equal to moles of NH3 formed। ये theoretical है, दिस इज theoretical, अपॉन 2। तो moles of NH3 theoretical is 1/3 और moles of NH3 एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल कितने बच्चों, कितने दिए क्वेश्चन में?
0.25 है ना, 0.25 या 1/4, इतना करने के बाद तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। कितना आएगा बताओ? दिस इज 1/4 अपॉन 1/3 इंटू 100 विच इज 3/4 इंटू 100। कितना आएगा? कितना आएगा? अभी भी गलत बताया तो पिटाई हो जाएगी। हाँ गुड, 75%। 75%। तो पॉइंट क्या है मैं समझा देता हूँ, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में क्या फर्क है। देखो कोई भी चीज को हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कितने मोल बनना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट्स में 100% कन्वर्जन हमेशा नहीं होगा। बहुत सारे रीजंस होंगे, आने वाले चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि देयर आर मल्टीपल रीजंस कि 100% यील्ड क्यों नहीं मिलता है किसी भी रिएक्शन में। तो ये जो परसेंटेज यील्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार हमने लिया तो था इतना इतना, हमने एक्सपेक्ट भी किया था कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट सारा रिएक्शन ही नहीं हुआ, कुछ बच गया। जैसे जब आप कैंडल बंद करते हो है ना, नॉर्मली कैंडल जो है वो नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होती है, क्योंकि उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल रही होती है, तो उसमें कोई धुआं नहीं निकल रहा होता। बट अगर कैंडल को तुम लेस अमाउंट ऑफ एयर के साथ बर्न करो या उसके पास फ्लेम के पास तुम चम्मच लेके आ जाओ, तो क्या होता है, काला काला कार्बन जम जाता है चम्मच के ऊपर। या आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी होगा। हाँ तो छोटा छोटा मतलब उस पर काला काला काजल कार्बन या काजल जिसको कहते हैं वो जम जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बर्निंग के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, तो रिएक्शन पूरी नहीं हो रही, इनकम्प्लीट हो रही है। तो उसमें 100% यील्ड नहीं हो रहा, क्या रहा उसमें से कुछ कार्बन अनबर्न रह जाता है, वो कार्बन जो है चम्मच पे चिपक जाता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहां रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल सूटी फ्लेम होती है ना, गीली लकड़ी जलाओगे तो भी धुआं निकलता है, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है। तो मेनी अ टाइम्स यू विल हैव कंडीशंस जहां पूरा पूरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए वहां पे परसेंटेज यील्ड की बात आती है। ये बात समझ में आई क्या सबको? तो ऑन पेपर हम थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो, सब कुछ जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, तो इतना आना चाहिए। आता नहीं है, जितना आता है उसका यूज करके हम एक्चुअल यील्ड पता कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड पता हो, एक्चुअल यील्ड पता हो, तो परसेंटेज आ जाएगा, है ना। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, तुमको थ्योरेटिकल पता हो और परसेंटेज पता हो, तो क्या बता सकते हो तुम? व्हाट कैन यू टेल? अगर परसेंटेज पता हो, थ्योरेटिकल यील्ड पता हो, तो क्या बता सकते हो? एक्चुअल यील्ड। वेरी गुड। चलो तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इस एग्जांपल से? बिल्कुल, थ्योरेटिकल गिव्स यू द एक्चुअल मैक्सिमम पॉसिबल है, थ्योरेटिकल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है वो थ्योरेटिकल है, बन कितना रहा है वो उससे हमेशा कम होगा या उसके बराबर हो सकता है। मैक्सिमम 100% यील्ड हो सकती है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो इस पे कुछ और क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ आपको। ये नोट कर लिया कि सबने? हैज एवरीवन नोटेड दिस डाउन? चलो जिनका बचा है जल्दी से नोट कर लो बच्चों, एक दो बच्चों को बचा है फटाफट से करो, अपन और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। पीयूष समझ में नहीं आया, ये थ्योरेटिकल थ्योरी वाली थ्योरेटिकल है क्या? आई डेंट गेट दिस। मास पर भी कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल अमाउंट इन एक्चुअल मास अपॉन theoretical मास इनटू 100 भी कर सकते हो। यू कैन डू दिस परसेंटेज ऑन मास ऑल्सो, बट याद रखना सेम चीज का होना चाहिए मास। ठीक है, जैसे यहाँ मोल्स भी सेम चीज के, मास भी सेम चीज का हो सकता है, वॉल्यूम भी सेम चीज की हो सकती है, तो उसी चीज का आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, करें अगला सवाल करें? चलो अभी भी कुछ नो लोग नो कह रहे हैं, बच्चों जल्दी करो, लिखो सवाल, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Question: for a reaction
उसके आगे लिखो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2x + 3y गिविंग यू 3z 2x + 3y giving you 3z, comma, the combination of 2 moles of x with 2 moles of y produces 1.75 moles of z. Produces 1.75 moles of z, full stop. What is the percentage yield of the reaction? Your options are A 43.8%, B 58.3%, C 66.7% या फिर D 87.5%। क्या बात है, इतनी जल्दी आंसर। कुछ लोगों का सही है, कुछ ने कुछ गड़बड़ की है। करो करो, मैं एक 30 सेकंड्स और दे रहा हूँ आप लोगों को, ट्राई इट आउट। हाँ, काफी लोगों का आंसर आ गया है 87.5%। आंसर तो 87.5 ही आएगा बच्चों। आंसर इज डी। किस किसका आंसर आ गया था एक बार हैंड रेज करके बता दो। रेज योर हैंड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। अपन देख लेते हैं बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है ना। लेट्स टेक अ लुक एंड सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले तो वही देखना पड़ेगा कि z बनना कितना चाहिए था। थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए अपने को। तो 2x + 3y गिविंग यू 3z। मोल्स गिवन इसके 2 और इसके 2, इसके पता करने हैं। लिमिटिंग रिएजेंट रेशियो अपने को निकालना है। तो गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और इसका गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो एलआर कौन आएगा? y। तो बस इससे निकाल लेते हैं। 3 मोल्स, अब मैं यूनिटरी से लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 मोल्स y से 3 मोल z, तो मोल मोलेसिस भी कर सकते थे। देयरफॉर 2 मोल y से कितना बनना चाहिए? 2 मोल y से कितना बनना चाहिए था? 2 मोल z। 2 मोल z। ये क्या आया, एक्चुअल या थ्योरेटिकल? एक्चुअल या थ्योरेटिकल क्या आया, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। थ्योरेटिकल, दिस इज थ्योरेटिकल। एक्चुअल कितना दिया हुआ है? एक्चुअल कितना है? कितना है? 1.75। तो देयरफॉर परसेंटेज यील्ड कितना आएगा? 1.75 बाय 2 into 100. This comes out to be 87.5%, and that is your answer. सही है। 88.5 कैसे आएगा? 87.5 आएगा ना। चलो एक और सवाल लिखो जल्दी फटाफट। अब इस बार ज्यादा लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है।
ये नोट कर लिया कि सबने? करो करो, चलो ठीक है। दो तीन लोगों को करना है, जल्दी करो 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 करो, जल्दी करो। हाँ बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, एक दो बच्चों के लिए भी तो रुक जाओ जरा, तुम्हारी क्लासमेट्स हैं भाई। लिख दूंगा क्वेश्चन राज, वो बेचारे दूसरे भी तो लिखेंगे ना क्वेश्चन। बहुत सेल्फिश बच्चे हो तुम। ओके, इस बार थोड़ा टाइम ज्यादा दे दूंगा सॉल्व करने का, बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य कह रहा है हम नहीं जानते उन्हें, सही बात है, बट जान जाओगे, चिंता मत करो। दे आर कॉम्पिटिटर्स ऐसा नहीं कहते। देखो, जिनके साथ पढ़ रहे हो वो तो आपके क्लासमेट्स ही हैं। और क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही है ना, कि ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। आप अपने साथ वालों को अच्छा करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कुछ चीजें उनको ज्यादा अच्छी आएंगी, कुछ चीजें आपको ज्यादा अच्छी आएंगी। इफ यू कोऑपरेट तो एवरी वन ऑफ यू कैन डू वेल। ओके, कोऑपरेशन अच्छा है। वो लगता है आपको ऐसा है कि भाई कंपटीशन है, उसको नहीं बताऊंगा तो मेरा भला हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आप नहीं बता रहे हो, आपका भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है। आप अगर उसको मदद कर रहे हो तो आपका भी फायदा है, उसका भी फायदा है। ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान आपका फायदा, ऐसा कभी नहीं होता। चलो खैर, अब लिखते हैं अगला सवाल। लिखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड। विभव पूछा कौन सी बुक प्रेफर करनी है, बताता हूं मैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड is made by oxidizing SO2, is made by oxidizing SO2 according to the reaction SO2 plus O2 giving you SO3, which is unbalanced. Reaction is unbalanced. If a 16-gram sample of SO2 yields 18 grams of SO3, then what is the percentage yield of the reaction? थोड़ा सा टाइम ज्यादा दूंगा, इसको करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली वैभव, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, बिना बैलेंस करे कैसे होगा सवाल। मोल मोल एनालिसिस या मास मास एनालिसिस कैसे लगाओगे? पीओएसी कर सकते हो, उस केस में बिना बैलेंस करे हो जाएगा काम, बट यहाँ पे पीओएसी ठीक है, देख लो जो तुम्हें लगे, यू कैन डू इट। हाँ, प्रथम, सुजल, आसिम, श्रेयस, अमन, आंसर सही है। आयुष गड़बड़ है। श्रेया परसेंटेज निकालना है।
तनिष्का इज करेक्ट, नैतिक इज करेक्ट। श्रेया बेटा, परसेंटेज में तुमने कुछ गड़बड़ की है। उत्कर्ष गड़बड़ है बेटा, ओम थोड़ा गड़बड़ है। ओम तुम्हारे में 2 के फैक्टर का कुछ मिस्टेक है। सौरभ सही है, यशस्वी सही है, पार्थ ठीक है। तनिष बेटा कुछ गड़बड़ है। राजश्री कुछ तो गड़बड़ है। दिव्यांश गलत है। प्रथम सही है। कौस्तुभ गड़बड़ है। दानिश सही है। चलो काफी लोगों ने सही आंसर निकाल लिया है। कर लेंगे डिस्कस इसको। चलो तो लेट्स डिस्कस इट आउट। तो इसको अपन मास मास एनालिसिस से करेंगे बच्चों इस बार, ठीक है। मोल मोल से भी कर सकते हैं बट मास मास से करेंगे अपन। तो अपने को रिएक्शन दे रखी है SO2 प्लस O2 गिविंग यू SO3। अब एक तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 कर दो तो बैलेंस हो जाएगी। हो गई क्या बैलेंस? चलो बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इसमें क्या है कि यहाँ कोई लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि O2 का अमाउंट तो दिया नहीं है। उसने बोला कि इसका 16 ग्राम है, बस इतना दिया। यानी कि इससे पता करना है कि ये कितना बनेगा। नहीं बेटा 45% सही नहीं है आंसर। ये समझ में आता है बच्चों कि हमको ये पता करना है कि अब ये थियोरेटिकल यील्ड निकालने के लिए इसके 16 ग्राम से SO3 के कितने ग्राम बनते हैं, है ना? हाँ ये ना। तो मोल्स निकाल के कर सकते हो और मास से कर सकते हो। अब ये बताओ मोल मोल से करना है या मास मास से? अच्छा ठीक है, मोल मोल से भी कर देता हूँ, मास मास से भी कर। सुनो इधर जरा। ठीक है, मास से भी कर देंगे, मोल से भी कर देंगे। इसके मोल्स कितने आएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। कितने आ गए ये मोल्स? कितने आ गए? 1/4 मोल, है ना? इसके 2 मोल से SO3 के 2 मोल बनते हैं। सिंस 2 मोल SO2 गिव्स यू 2 मोल SO3, यानी कि मास में भी लिख के बता देता हूँ। 2 मोल SO2 का वजन कितना होगा? 128 ग्राम। गिव्स यू 2 मोल SO3 का वजन कितना होगा? 160 ग्राम SO3। ठीक है, जिसको मोल मोल से समझना है वो ऊपर से, जिसको मास मास से समझना है वो नीचे से। देयरफॉर 1/4 मोल SO2 से कितने मोल SO3 मिलना चाहिए था? 2 से 2 मिलता है तो 1/4 से कितना मिलना चाहिए? 1/4, है ना? भाई 2 से 2 मिल रहा था 1/4 से 1/4। और इधर 128 से 160 मिल रहा था, तो 16 से कितना मिलेगा? तो 16 से कितना मिलना चाहिए था? 160
by 128 into 16. वेरी गुड। कितना आता है ये? 20 ग्राम्स। ये थियोरेटिकल है, ये भी थियोरेटिकल है, और इधर देखोगे ना थोड़ा ध्यान से तो इस 1/4 मोल का वजन भी यही आएगा, 20 ग्राम। अल्टीमेटली वो आना 20 ग्राम ही है। बात समझ में आती है? दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? बस अब थियोरेटिकल आ गया, एक्चुअल दे रखा था। एक्चुअल कितना था? 18 ग्राम। therefore percentage yield is actual upon theoretical into 100, which is 90%। सही है? समझ में आया? वेरी गुड। नोट करना है? करो, जल्दी करो। इसके बाद बस एक सवाल और करेंगे और अपना परसेंटेज यील्ड बेसिक से ही खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में सब नहीं है। ये सब कहीं कहीं अलग अलग इधर उधर मिलता है। हाउ टू नो दैट गिवन यील्ड इज एक्चुअल और थ्योरेटिकल? ये तो बोलेगा ना सवाल वाला कि इतना बन रहा है मतलब एक्चुअल है, और ये कहता कि इतना बनना चाहिए था तो थ्योरेटिकल है ना। 1 मिनट रुक जाओ, बाकी लोगों की फटाफट से नोट कर दो, अगला सवाल देता हूं मैं। जस्ट अ मिनट यार, लेक्चर खत्म होने को आ गया यार, पता ही नहीं चला। 10 मिनट बचे अपने पास। पीयूष कह रहा यू गेट कंफ्यूज्ड वेयर टू फाइंड लिमिटिंग रीजन। बेटा सिखाया तो था, जब भी मोल्स जो हैं उनका रेशियो और स्टोइशियोमेट्री का रेशियो सेम नहीं हो तब। कोई बात नहीं प्रथम बेटा, मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। अर्पित कह रहा है चैप्टर से मन भर गया। कैसी बातें करते हो यार, तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम चैप्टर की शुरुआत में जो सवाल कर पाते थे मुश्किल से, वो अब जल्दी हो जाते हैं? मोटिवेशन टॉक्स। एक सवाल और कर ले फिर देखते हैं। चलो, लिख लिया सबने? चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो आज के लिए। आज के लिए ठीक है। क्वेश्चन पास वगैरह आप बोर्ड पे नहीं पढ़ाते? एक दिन पढ़ाना पड़ा था बेटा, मजबूरी में। तो अपन यहीं ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ स्पीड बहुत अच्छी आती है ना, जल्दी जल्दी ज्यादा सवाल हो जाते हैं। लिखो जल्दी फटाफट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस calculate the volume of Cl2 gas
in ml liberated at STP when 1.74 grams of MnO2 and 1.74 grams of MnO2 reacts with 2.19 grams of HCl according to the following reaction. With 40% yield. रिएक्शन स्क्रीन पे लिख दी, वहां से लिख देना। मैंगनीज का मास मैं बता देता हूं आपको। मैंगनीज इज 55 मास नंबर। ठीक है, MnO2 का मोलर मास अब तो निकाल लोगे, मैंगनीज का तो दे दिया तुमको। ऑप्शंस में दे देता हूं, 336 ml, B 112 ml, C 134 ml, 134.4 ml कर लेना उसको, या फिर D 44.8 ml। चलो, या ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या, है ना? चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और बहुत सारी शीट्स भेज दी थी, कुछ शीट्स और मैं भेज दूंगा। इसका आंसर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और तनिष, समझ में नहीं आया तुमने क्या भेजा, है ना? इसका आंसर मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। यूज कोचिंग में डिजिटल बोर्ड है क्या? है तो सही, बट कोचिंग में डिजिटल बोर्ड की जगह वी प्रेफर टीचिंग ऑन रेगुलर बोर्ड because it's much more faster to teach on a regular board as compared to a digital board. दिख नहीं रही स्क्रीन बेटा? दिखनी तो चाहिए यार, बाकी सबको तो दिख रही है। चलो बच्चों, तो बेसिक्स के हिसाब से चैप्टर में मेरे को और कुछ कॉन्सेप्ट्स तो शायद नहीं बताने, आई जस्ट रिव्यू व्हाट वंस अगेन कि आपको क्या क्या बता दिया है। जहां तक मुझे लग रहा है कि अब इस चैप्टर में कोई नया टॉपिक तो मुझे नहीं बताना है। यूडियोमेट्री है, नॉर्मलिटी है, ये आगे के दूसरे चैप्टर्स में आएंगे, तो करेंगे अपन उन चीज़ों को, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आंसर इसका मैं अगले ही क्लास में बताऊंगा। तो आज का लेक्चर एंड कर लें क्या? चलो, तो आज आपको कौन सी बुक रेफर करें? चलो, एक दो सवाल है, मैं उनके जवाब और दे देता हूँ बच्चों। रेफर देखो यार, ऐसा है कि रेफर करने को कर सकते हो, बट होगा क्या भी मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। देखो, अभी आप रेफरेंस बुक लोगे और आप उसमें कुछ सवाल करोगे, कुछ आपसे होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे ना, उसमें दिक्कत आपको क्या आएगी कि आपको आपका कॉन्फिडेंस लो होगा जबरदस्ती में। होता क्या है कि बहुत सारी चीजों में
कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आप लोगों को अभी नहीं पता होती, आगे के चैप्टर्स में यूज हो रही होती हैं, खासकर मोल कॉन्सेप्ट में। तो बुक्स तो बहुत हैं बेटा रेफर करने के लिए। देखो एन अवस्थी है फिजिकल के लिए, अंकित अग्रवाल है, नीरज कुमार आती है, ओपी टंडन आती है, बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। बट पॉइंट ये कि अभी राइट नाउ रेफर करने में मैं इसलिए आप लोगों को मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी दिक्कत है कि आप और आपके टीचर्स बहुत दूर दूर हैं। तो आप जो उन बुक्स के डाउट्स होंगे वो अपने टीचर से डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर पाओगे। तो अभी रिपीटिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिपीटिशन करो। अब जैसे दिव्यांशु कह रहा है सर बेस्ट बुक बता दो, तो बेटा होता क्या है ना, ये ऐसी कोई सिंगल बेस्ट बुक होती नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के लिए एक ही बुक परफेक्ट नहीं होती। हर ऑथर अपने हिसाब से बुक लिखता है, किसी बच्चे के लिए कोई बुक अच्छी है, किसी और के लिए कोई दूसरी, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए मैं अभी तक आप लोगों को रेफरेंस बुक नहीं बताया हूँ। तो बताने को मेरा कुछ नहीं जाता, बताने को मैं 4 नाम ले दूं, आप उसमें से कोई सी भी खरीद लो, बट इट इज बेटर कि आप अपने हिसाब से आपके लिए जो जरूरी है वो बुक खरीदो। थ्योरी के लिए आयुष एच सी वर्मा केमिस्ट्री के लिए नहीं आती है, एच सी वर्मा फिजिक्स के लिए है। थ्योरी के लिए आप ये कर सकते हो, यू कैन यूज अ बुक फॉर थ्योरी। थ्योरी के लिए आप ले सकते हो, क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छी बुक लेनी पड़ेगी, वो भी जरूरी नहीं होती अगर आपको पास टाइम बच रहा है तो थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन आइदर टेक सेंगेज, उसमें बहुत एक्स्ट्रा थ्योरी भी है, जबरदस्ती भी है, बहुत बड़ी बुक है, पूरी नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन टेक प्रभात कुमार, एक बुक आती है, वो थ्योरी के लिए अच्छी है। ओपी टंडन ले सकते हो, ये सब बुक्स थ्योरी के लिए ठीक है, इनमें सॉल्ड एग्जांपल्स ठीक ठाक लेवल के मिल जाएंगे। बट आपके बुक मॉड्यूल के मटेरियल से ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। डीसी पांडे बेटा फिजिक्स के लिए है ना। बाय द वे आज तुमने अजीत सर को विश किया था या नहीं किया था? आज अजीत सर का बर्थडे था भाई, मतलब है। नहीं किया तुमने विश, चलो कोई बात नहीं ना, आप अगली क्लास में बता देना। अगली क्लास में उनको विश कर देना ना, उनका बर्थडे है आज, कोई बात नहीं। तो एमबीडी और एसचेन वगैरह नहीं यूज करनी है, ओके। ठीक है। जीआरबी की अलग अलग बुक्स आती हैं, तो जीआरबी रेफर कर सकते हो। मैंने जो अंकित अग्रवाल बुक का नाम लिया टेक क्वेश्चंस की है, वो जीआरबी की है। ओपी टंडन भी जीआरबी की आती है। तो आप लोग थ्योरी के लिए बुक्स अभी ले लो, अगर आपको लगता है कि थ्योरी रिक्वायर्ड है तो यू कैन बाय बुक्स फॉर थ्योरी। क्वेश्चंस के लिए जब आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों, तब मैं आपको बताऊंगा ना, जब मिलोगे मेरे को, तो मैं आपके हिसाब से आपको बुक बता दूंगा, बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। दानिश आईसीएसई से हो तो अच्छी बात है, आपको 11th क्लास में बहुत कम दिक्कत आएगी, खास करके शुरू के टॉपिक्स में, बिकॉज आईसीएसई में 10 तक काफी पढ़ा देते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही एंड करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन तो बीच में दे ही दिया था, मैंने कहा था कि आंसर बेटा मैं अगली क्लास में बताऊंगा ना, नहीं तो फिर बाकी लोगों के साथ चीटिंग हो जाएगी, उनको भी तो सॉल्व करने का मौका देते हैं। तो बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन तो दे ही दिया था मैंने कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुद पढ़ो, अपने दोस्तों की मदद करो, और एक बात याद रखो कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। टाइम वेस्ट नहीं करना है दूसरों को बताने में, लेकिन अगर आपको कभी किसी को कुछ समझाना पड़े तो समझाओ, लिमिटेड अमाउंट में, बट जितना समझाओगे उतना आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो 2 बातें याद रखो, रिपीटिशन और एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प दूसरों की करोगे तो आपका भला होगा, रिपीटिशन करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए अपन छोटा ही डिस्कशन रखते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी बातें हैं उन क्लासेस के लिए, ठीक है। सेंटर से मॉड्यूल लेने के लिए बेटा कुछ नहीं, अपना आईडी और फी रिसिप्ट ले जाना, आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों, आज आपके पास 5 मिनट जल्दी क्लास फ्री हो गई है, तो थोड़ा बाहर जाके मौसम एंजॉय करो, मौसम अच्छा है। हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग, है ना। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। चलो बच्चों, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। विच इंस्टीट्यूट है स्टडी, दानिश अगली बार बता दूंगा इसका जवाब, ठीक है। चलो गुड नाइट, बाय बाय। ओके, गुड नाइट बच्चों। हाँ पीयूष।